हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए जो क्लास रहने वाली है एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए एग्जाम में यहाँ से लगभग 70 से 80% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँच सके। और लाइक के साथ में आप हाइप बटन मिलेगा, यानी जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे वैसे आपको एक हाइप का बटन मिलेगा। हाइप जरूर करें ताकि जो भी क्रेडिट पॉइंट्स आएंगे उसके आधार पर वीडियो शेयर होगा और भी ज़्यादा विद्यार्थियों के सजेशन में जाएगा। पेपर रहने वाला आपका राजस्थान का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास 7वीं शताब्दी ईस्वी से 1950 ईस्वी तक ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। इंग्लिश के अंदर देखो, आप नाम देख लेना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को 40 से 45 मिनट का टाइम दीजिए और मैं आपको आपके पेपर के लिए अच्छा रिजल्ट इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहने वाला आपके लिए कि राजस्थान के इतिहास लेखन में अभिलेखों एवं प्रशस्तियों का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें कि राजस्थान के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास के अध्ययन में अभिलेख तथा प्रशस्तियां अत्यंत विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। अभिलेख पत्थर, ताम्रपत्र, स्तंभ, मंदिरों और शिलालेखों पर या शिलाओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो अभिलेख होते हैं वो किस पर उत्कीर्ण होते हैं, या तो पत्थरों पर या ताम्रपत्र पर या स्तंभ पर या मंदिरों या शिलाओं पर उत्कीर्ण या बनाए जाते हैं। जबकि प्रशस्तियां शासकों की उपलब्धियों का वर्णन होती है। यानी प्रशस्तियां किसको बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं किसी भी राजा की प्रशंसा में जो भी हम लिखते हैं वो प्रशस्तियां कहलाती है। ठीक है, तो वो जो उपलब्धियां, जैसे उसके अंदर किसी भी राजा, चाहे महाराणा कुंभा है या महाराजा राज सिंह है, उसके बारे में क्या प्रशंसा की जाती है। वो जो दरबारी कवि होते हैं वो क्या करते हैं, उसके बारे में प्रशंसा, उपलब्धियां वर्णन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रशस्तियां। फिर राजस्थान में बिजोलिया अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राजसमंद यानी राज प्रशस्ति तथा चित्तौड़ के अभिलेख इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनसे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, भूमिदान, कर व्यवस्था, सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताओं, जाति व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों तथा कृषि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ताम्रपत्रों से विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों एवं प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान भी हमें मिलता है। उसी के साथ में महाराणा कुंभा तथा महाराणा राज सिंह के काल की प्रशस्तियां मेवाड़ की सांस्कृतिक एवं स्थापत्य उन्नति का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। राजसमंद झील की राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत प्रशस्तियों में गिनी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यानी जो राजसमंद झील है उसकी जो प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत प्रशस्तियों में से गिनी जाती है। यद्यपि प्रशस्तियों में शासकों की अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा मिलती है, फिर भी अन्य स्रोतों से तुलना करने पर अत्यंत उपयोगी सिद्ध क्या मिलती है, प्रशस्तियां मिलती है। क्या मिलती है? प्रशस्तियां मिलती है। फिर अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक तो अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख जो कि चौहान इतिहास का प्रमुख स्रोत दर्शाता है। राज प्रशस्ति, महाराणा राज सिंह के शासन का विस्तृत विवरण मिलता है। ताम्रपत्र, भूमिदान एवं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखों की बात करें तो इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत अभिलेख माना जाता है। विद्यार्थियों देखो, आपने अगर अभी तक एसपी क्लासेस बीकानेर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सारे विद्यार्थी मिलकर देखो इतना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। साथ में देखो नंबर दे रखे आपकी स्क्रीन पर, जिसको भी पीडीएफ नोट्स लेनी है मात्र इसका शुल्क रखा गया यानी 40 रुपीज जिसका चार्ज है। आप चाहो तो पीडीएफ नोट्स अभी ले सकते हो, आप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जिसको लेनी है वही मैसेज करें। फिर आपके लिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख सामाजिक संस्कारों एवं विवाह प्रथा का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्कार और विवाह प्रथा का संक्षिप्त विवेचन। विद्यार्थियों, राजस्थान का सामाजिक जीवन वैदिक परंपराओं, राजपूत संस्कृति तथा लोक परंपराओं पर आधारित रहा है। जीवन को संस्कारों के माध्यम से पवित्र और अनुशासित बनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है। मुख्य संस्कारों में नामकरण, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि विशेष रूप से महत्व रखते हैं। इनमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था मानी जाती है। विवाह प्राय सजातीय होते हैं यानी अपनी जाति में किए जाते हैं, और बाल विवाह की प्रथा भी उसके अंदर समय राजस्थान में आपको भी पता है बहुत प्राचीन थी और आज भी लगभग विद्यमान देखने को मिलती है। उच्च वर्गों में बहुविवाह भी प्रचलित था। कन्यादान को धार्मिक कर्तव्य माना जाता। कन्यादान को क्या मानते? धार्मिक कर्तव्य माना जाता। विवाह समारोह में लोकगीत, मांगलिक अनुष्ठान, सामूहिक भोज का विशेष महत्व मिलता। आप देखते होंगे गांवों में जब शादियां होती है, विवाह होते हैं,
क्या करते हैं, सामूहिक भोज रखते हैं, यानी अपने भंडार करते हैं, या मान लो कोई भी प्रकार की कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखने तो क्या करते हैं, और भी ज्यादा मांगलिक अनुष्ठान भी करते हैं, सामूहिक भोज करते हैं, लोकगीत गाते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं गीत गाती है ना शादी के समय, शादी से 10 दिन पहले शुरू हो जाती है, जब अपने घर में बांध बैठती है तो भी वो महिला गीत गाती है। वो सब क्या है, अपने ये रीति रिवाज है। उसके साथ साथ में समय के साथ दहेज, बाल विवाह, स्त्री की सीमित सामाजिक भूमिका जैसी समस्याएं भी विकसित हुई, और जिनके विरुद्ध 19वीं और 20वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन ने कार्य किया था। यानी क्या हुआ, समय के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया, दहेज की प्रथा बढ़ती गई, एक ऐसी कुप्रथा बन गई जिसको समाप्त भी किया गया, और कुछ प्रयास भी इसके साथ में किए गए। फिर आपके लिए इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो महत्वपूर्ण तथ्य आता है इसके अंदर, एक तो विवाह सामाजिक और धार्मिक संस्था होती। विवाह क्या होती, सामाजिक और धार्मिक संस्था होती। बाल विवाह मध्यकाल में व्याप्त था, और राजपूतों में कुल परंपरा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। कन्यादान को श्रेष्ठ धार्मिक कार्य माना जाता था। नेक्स्ट आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूमि अनुदान, राजस्थान में भूमि अनुदान की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, मध्यकालीन राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में भूमि अनुदान का विशेष महत्व था। शासक धार्मिक संस्थाओं, जिसके अंदर ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों और सामंतों को विभिन्न प्रकार की भूमि दान में करते थे। भूमि अनुदानों का उद्देश्य धार्मिक कार्य को प्रोत्साहन देना, यानी कोई प्रकार का चाहे धार्मिक कार्य, आज यज्ञ हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, भागवत कथा हो जाए, उसको प्रोत्साहन देना, प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करना तथा सामंतों को शासन से जोड़कर रखना था। प्रमुख प्रकार कौन कौन से इसके अंदर, एक तो आती है देवदाय भूमि। ये प्रकारों के नाम याद कर लेना, आपको याद होने चाहिए, एबीसीडी वाले क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए। अगर बात करें देवदाय भूमि तो मंदिरों के लिए होती, ब्रह्मदेव भूमि होती है वो ब्राह्मणों के लिए होती, और जागीर जो होती सामंतों को सेवा के बदले में मिलती, सामंतों को सेवा के बदले मिलती विद्यार्थियों, और इनाम भूमि है वो विशेष सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप मिली जाती थी। इन अनुदानों के कारण अनेक बार राज्य की प्रत्यक्ष आय में कमी आती थी, परंतु स्थानीय प्रशासन एवं धार्मिक संस्थाओं को स्थिरता प्राप्त होती थी। फिर भूमि अनुदानों के विवरण ताम्रपत्रों एवं अभिलेखों में सुरक्षित है। जो भूमि अनुदान है उसके विवरण ताम्रपत्रों और अभिलेखों में सुरक्षित है, जो इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें विद्यार्थियों, तो भूमि अनुदान सामंती व्यवस्था का आधार था। ताम्रपत्र भूमि अनुदान के प्रमुख प्रमाण देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक तो देवदाय एवं ब्रह्मदाय भूमि धार्मिक उद्देश्य से दी जाती, क्या दी जाती, धार्मिक उद्देश्य से। उसके साथ में जागीर प्रणाली ने सामंतवाद को सुदृढ़ किया। जागीर प्रणाली ने किसको सुदृढ़ किया, सामंतवाद को सुदृढ़ किया था। नेक्स्ट जो आपका चौथा प्रश्न है कि राजस्थान के ग्रामीण समाज में पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये जो आपको अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लघुत्रात्मक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, लघुत्रात्मक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आगे जो सेमेस्टर आने वाले या इस पेपर का जो आपको गेस पेपर लेना है, गेस पेपर आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाएगा। वहां से आप अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये जो पीडीएफ नोट्स है, यहीं से क्वेश्चन आपको वहां से उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर अपडेट वहां से मिल सके। यानी राजस्थान के जो ग्रामीण समाज में अगर बात करें तो पंचायत स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्था थी। पंचायतें सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक कार्यों का संचालन करती थी। पंचायत का गठन गांव के सम्मानित एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाता। इनका मुख्य उद्देश्य गांव में शांति, अनुशासन तथा सामाजिक समरसता बनाए रखना था। पंचायतें भूमि विवाद, सिंचाई, कर संग्रह, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी मामलों तथा सामाजिक अपराधों का निपटारा करती थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पंचायतें क्या करती, एक तो भूमि विवाद होता, कोई भी प्रकार का जमीन का बंटवारा, चाहे भाइयों में होता है, गांव के किसी भी सिंह का भी होता, या सिंचाई की कोई होती, कर संग्रह टैक्स की प्रणाली होती, पारिवारिक कोई भी घर में विवाद हो जाता, या कोई भी विवाह संबंधी मामला हो जाता, जैसे आजकल देखते हैं ना सरपंच को बुलाते हैं, तो वो क्या करते, पंचायतों द्वारा सामाजिक अपराधों का निपटारा करती, और अनेक मामलों में पंचायत का निर्णय अंतिम माना जाता था। आज भी देखते हैं बहुत ऐसे निर्णय होते हैं जो गाँव के आपस भाई नहीं मिलते, फिर वहां पर पंचायत बैठती है, सरपंच आता है, कोई भी जो गांव के मुखिया अध्यक्ष है वो सब क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। फिर ग्राम पंचायतें मेलों, तालाबों, कुओं, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में योगदान देती थी। यानी ये तो पिछली बात कर रहे हैं, यानी पीछे के समय बहुत इतिहास के अंदर सरपंच का, पंचायतों का कार्य होता कि मेलों का आयोजन करवाना, तालाबों में, कुओं में, धर्मशालाओं में, ये सब काम होते। लेकिन आज ये केवल मात्र, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, केवल क्या होते हैं, नाम मात्र कागजों के आधार पर होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर सकते हैं। यानी जो आज ये काम होते हैं, बिल्कुल हम बोलते हैं कि वास्तव में सरपंच है या पंचायत है, लेकिन ये काम केवल धरातल पर नहीं होकर केवल कागजों में होते हैं कि वास्तव में यहाँ पर तालाब बन गए, वहां पर नाडी पर ये कार्य हो गया, लेकिन होते क्या, आप कमेंट में बताइए। देखो, किसी पर कटाक्ष करने का वादा नहीं है, बस क्या करते हैं हम, जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं आज का,
आज का युग देख रहे हैं, आज बोलते हैं गाँवों का विकास नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कमी हम सब की होती है। हम एक ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनते, हम ऐसा एक कार्य नहीं करते जिससे क्या होता है, ऐसे अनेक प्रकार की सुविधाओं से हमें लाभ नहीं मिलता। फिर विद्यार्थियों, प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल के समय सामूहिक सहयोग की व्यवस्था भी पंचायतों के माध्यम से होती थी। हालांकि जाति आधारित व्यवस्था के कारण निम्न वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, फिर भी ग्रामीण प्रशासन की दृष्टि से पंचायतें अत्यंत प्रभावशाली संस्था मानी जाती। अगर प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो पंचायत स्थानीय स्वशासन की प्राचीन संस्था होती। पंचायत क्या होती? स्थानीय स्वशासन की प्राचीन संस्था होती। सामाजिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य करती। ग्रामीण विकास और सार्वजनिक निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती। विवाद निपटान का प्रमुख माध्यम बनती और सामुदायिक सहयोग एवं सामाजिक नियंत्रण का केंद्र भी स्थापित वहां पर होता था। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बिश्नोई जाम्बोजी संप्रदाय के सामाजिक एवं पर्यावरणीय योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान से आपको समझना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं बस आप ये पढ़ के जाना। बाकी देखो, आप राजस्थान के निवासी और आप उस वीर धरा के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं जिनको मेरे हिसाब से मेरे बताने से कहीं ज्यादा आपको भी पता है। तो आप इन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख कर आ सकते हैं, पॉइंट्स बना के लिखे, अपनी शैली के अंदर लिखे, अपने शब्दों में लिखे। मैं कभी नहीं कहता हूं, कतई भी नहीं कहता हूं कि आप रटा रटाए लिख कर आए, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम जो विद्यार्थी अपनी स्किल के आधार पर अपने मन के विचारों को उस हिसाब से अपने लिखेगा ना, वह बच्चा हमेशा आगे रहेगा और उसके परसेंट भी अपना मायने रखेंगे। अगर बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो राजस्थान के अंदर यानी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना लगभग 15वीं शताब्दी में गुरु जाम्बोजी ने 1451 से 1536 लगभग नागौर के जिले के पिंपासर ग्राम में की थी। यह संप्रदाय केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार, नैतिक जीवन, पर्यावरण संरक्षण तथा जीव दया पर आधारित एक व्यापक जन आंदोलन था। यानी जो जाम्बोजी है वो प्रकृति प्रेमी, जीव प्रेमी, हर प्रकार के वैज्ञानिक प्रेमी यहां से अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन नैतिक जीवन, पर्यावरण संरक्षण और जीव दया पर आधारित एक व्यापक जन आंदोलन हुआ था उस समय। जाम्बोजी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, हिंसा, सामाजिक कुरीतियां, ये सब तो करते थे, क्योंकि जो भी संत हुए या हमने किसका भी अध्ययन किया है, चाहे आप जाम्बोजी की बात करें, चाहे जसनाथ जी की बात करें, या कोई भी अपने कोई भी कबीरपंथी या दादू दयाल की बात करें, वो सब आडंबरवादियों के विरोधी थे। यानी वो हमेशा जाति पाति छुआछूत इन सब के विरोधी होते हैं और ये भी विरोधी थे। उसके साथ साथ में चाहे रामदेव जी की बात कर लीजिए आप, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए मानव कल्याण को सर्वोच्च आदर्श माना था। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम यानी 20+9 जीवन को अनुशासित, नैतिक और प्रकृति के अनुकूल बनाने के लिए निर्धारित किए गए थे। इसमें सत्य बोलना, जीवों की रक्षा करना, हरे वृक्षों को न काटना, नशे से दूर रहना, स्वच्छता बनाए रखना, परोपकार प्रमुख कारण था। यानी आप में से बहुत विद्यार्थी बिश्नोई भी हमारी क्लास को देख रहे होंगे अभी, तो आपको पता है देखो 29 नियम कौन से होते हैं। यानी आपको भी पता है कि प्रतिदिन हमारे जो धूप होता है वो करना होता है, या मान लो आपके बहुत होते हैं जैसे नीले वस्त्र का निषेध करना, या कोई प्रकार का नशा नहीं करना। ये जो पुराने ये खतरनाक आजकल के जो नशे चल रहे हैं, जो हम सबसे ज्यादा शिकारी करते देखते हैं, वो भी हमें नहीं करने चाहिए। तो आज ये नियम है आपके 29 नियम है, आपको खुद को याद होना चाहिए, अपने खुद के दिल पर याद करना चाहिए कि हाँ वास्तव में हम इनका पालन करते हैं क्या। इनके साथ साथ इन नियमों ने, ये देखो मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको बता रहा हूं, बाकी देखो कौन करता है कौन नहीं करता है इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने खुद की अगर बात करते हैं, अगर विष्णु का अगर प्रश्न आ गया, अगर जाम्बोजी की बात करें तो हम देखो थोड़ा सा अगर इसको ऐड करके या अटैच करके हम बात करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। फिर इस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान वन एवं वन्य जीव संरक्षण है। क्या है? वन एवं वन्य जीव संरक्षण है। यानी 1730 में खेजड़ली बलिदान में अमृता देवी बिश्नोई जी सहित 363 स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर दिए थे। ये घटना ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको पता नहीं है? आज बच्चे को ये पता है कि अमृता देवी बिश्नोई ने वास्तव में 363 व्यक्तियों के सहित पेड़ों के साथ काट दिए गए। उस समय वो राजा के द्वारा आदेश, आज वो घटना आज हमारे रूह कांप देती है। आज बात करते हैं कि जीवों के लिए आज या पेड़ों के लिए हम क्या करते हैं, आज धरने पर नहीं बैठ सकते। आज कोई थोड़ी सी अगर बात आती है, अगर जीव रक्षा के लिए, आज खेजड़ी के लिए अगर बात आती है, तो कुछ बहुत लोग राजनीति के चलते या अपने खुद के स्वार्थ के लिए पीछे हट जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आज अगर हम अमृता देवी बिश्नोई से सीख प्राप्त करें तो आज सोचो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज अगर प्राण न्यौछावर नहीं करते, अगर उनको रक्षक भी करवाते हैं, आज हम खेजड़ी की रक्षा भी करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वास्तव में पेड़ पौधे हमारे जीव जंतु के लिए, हमारे लिए कितने आवश्यक है, हमारे श्वसन के लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
उसके साथ में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर दिए और ये घटना विश्व इतिहास में पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है तथा आधुनिक चिपको आंदोलन की प्रेरणा भी कही जाती है। विद्यार्थियों देखो, मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो, मैं इसी टाइप से बताता हूँ, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं बस आप अलग टाइप से पढ़ाया करो, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही है और मैं लगातार 2 साल से आपके लिए क्लासेस ला रहा हूँ। चाहे बीए के विद्यार्थी, एमए के विद्यार्थी या बीएड के विद्यार्थी मेरे जुड़े हुए और क्लासेस देखते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है बाकायदा। मैं जो पर्सन तैयार करके लाता हूँ वो एग्जाम में आते हैं, 70 से 80% मेरी मेहनत होती है। मैं आपके लिए क्यों लाता हूँ? ताकि जो विद्यार्थी है मेरे विश्वास के आधार पर मेरे साथ जुड़ते हैं वो कभी भी निराश नहीं हो और वो एक ऐसा कंटेंट पढ़ के जाए वास्तव में उनको खुद से दिल से महसूस हो कि हमने ये पढ़ा और आज हम अपने मन से लिख कर रहे हैं। ये चीज मेरा वादा होता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, सामाजिक दृष्टि से विष्णुई संप्रदाय ने समानता, अहिंसा, सदाचार तथा लोक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित किया। जातिगत ऊंच नीच का विरोध करते हुए इनमें समाज में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाया था। ग्रामीण जीवन में पशुपालन, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, जाम्बोजी का जन्म 1451 में पिंपासर नागौर में विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम, 1730 में खेजड़ली बलिदान, अमृता देवी विष्णुई पर्यावरण संरक्षण का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलती है। आपको यह भी पता होगा कि खेजड़ली मेला भी लगता है वहां पर। फिर नेक्स्ट आपके लिए जो अगला छठा क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? राजस्थान में पश्चिमी शिक्षा एवं ईसाई मिशनरियों के सामाजिक प्रभाव का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रभाव के साथ राजस्थान में पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश हुआ। ईसाई मिशनरियों ने विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा सामाजिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि इनका उद्देश्य धार्मिक प्रसार भी करना था, किंतु शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय रहा था। मिशनरियों ने अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अन्य नगरों में विद्यालय स्थापित किया जहां आधुनिक विषयों जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास का अध्ययन कराया जाने लगा था। इससे राजस्थान में आधुनिक बौद्धिक चेतना का विकास भी हुआ और नए शिक्षित वर्ग का उदय देखने को मिलता है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों का योगदान विशेष रूप से देखने को मिलता है। उन्होंने कन्या विद्यालयों की स्थापना कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। साथ ही अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना के साथ जन स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। निर्धनों, अनाथों, रोगियों की सेवा के कारण समाज में सामाजिक सेवा की भावना विकसित मिलती है। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता एवं सामाजिक सुधार की चेतना का विकास हुआ था। बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता और शिक्षा जैसी समस्याओं के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा था। इसी वातावरण ने आगे चलकर आर्य समाज और अन्य सुधार आंदोलनों में प्रेरणा प्राप्त की थी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में धार्मिक मंत्रारण या धार्मिक जो स्थानांतरण हुआ था उसके कारण विवाद भी उत्पन्न हुए थे। फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में मिशनरियों का योगदान राजस्थान के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण दिशा में महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। फिर इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ। अजमेर प्रमुख शैक्षिक केंद्र बना था। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। सामाजिक सुधार आंदोलनों पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। वाटरकृत राजपूताना हितकारिणी सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों देखो, ये नंबर दे रखे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जिनको भी पीडीएफ नोट्स लेने हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप ये पीडीएफ ले सकते हो। इसके अंदर छोटे वाले क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक और साथ में आपके लिए दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन से बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए हुए। लगभग आप इनको अगर पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम बहुत ही टॉप अच्छे लेवल का होने वाला। विद्यार्थियों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, राजपूताना में सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1888 में एजीजी कर्नल वाटर की प्रेरणा से राजपूताना हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य विभिन्न रियासतों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा आधुनिक सुधारों को बढ़ावा देना था। सभा ने विशेष रूप से बाल विवाह, अत्यधिक विवाह, वे मृत्यु भोज, अन्य सामाजिक कुरीतियों को कम करने का प्रयास करना और राजपूत समाज में शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा भी दिया गया था। सभा ने विभिन्न रियासतों के शासकों को सुधारात्मक नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया था। क्या किया था? प्रेरित किया था। फिर राजपूताना हितकारिणी सभा की बैठकों में समाज सुधार, महिला शिक्षा,
जन कल्याण तथा प्रशासनिक सुधारों पर विचार विमर्श होता था। इस संस्था ने समाज में सुधारवादी वातावरण तैयार किया गया था। आगे चलकर अनेक जाति सुधार सभाओं के गठन की प्रेरणा भी दी गई थी। यद्यपि सभा की उपलब्धियां सीमित रही थी क्योंकि अधिकांश सुधार शासकों की इच्छा पर निर्भर करते थे, फिर भी इसने राजस्थान में आधुनिक सामाजिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहासकार इसे राजस्थान के संगठित समाज सुधार आंदोलनों की प्रारंभिक कड़ी भी मानते देखने को मिलते हैं। फिर इसकी स्थापना कब होती है? 1888 में। संस्थापक कौन होते हैं? कर्नल वाल्टर होते हैं। कौन होते हैं? कर्नल वाल्टर होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो सामाजिक सुधार करना, बाल विवाह और अफवाह का विरोध करना था। आधुनिक सुधारवादी चेतना का विकास भी करना इसके अंदर शामिल बताया गया है। फिर आपके लिए 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जातीय सुधार सभाओं का सामाजिक परिवर्तन में योगदान स्पष्ट कीजिए। किसका? जातीय सुधार सभाओं का सामाजिक परिवर्तन में। इसके अंदर विद्यार्थी 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में विभिन्न जातीय सुधार सभाओं का गठन हुआ था। इनका उद्देश्य अपनी अपनी जातियों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, शिक्षा का प्रसार करना, समाज को आधुनिक दिशा प्रदान करना। इन संस्थाओं ने राजस्थान के सामाजिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजपूत, जाट, अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण तथा अन्य समुदायों ने अपनी अपनी सुधार सभाओं का गठन किया और इन सभाओं ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशाखोरी तथा अनावश्यक सामाजिक खर्चों का विरोध किया था। साथ ही शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। जातीय सुधार सभाओं ने छात्रावास, विद्यालय, पुस्तकालय तथा छात्रवृत्ति योजनाओं की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। समाज में स्वावलंबन, संगठन तथा आत्मसम्मान की भावना को विकसित किया गया था। अनेक सभाओं ने सामाजिक सम्मेलन आयोजित कर सुधार संबंधी प्रस्ताव पारित किए। इन आंदोलनों के प्रभाव से राजस्थान में सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ था और आधुनिक विचारों को स्वीकार करने का वातावरण बना था। आगे चलकर यही चेतना राष्ट्रीय आंदोलन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध हुई थी। यद्यपि जातीय सीमाओं के कारण इनका प्रभाव संपूर्ण समाज पर समाज समान रूप से नहीं पड़ा, फिर भी सामाजिक सुधार के इतिहास में इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। फिर इसका महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? तो शिक्षा, सामाजिक सुधार, संगठन, बाल विवाह, दहेज और मृत्यु भोज का विरोध करना, छात्रावास और विद्यालयों की स्थापना करना, आधुनिक सामाजिक चेतना का विकास होना, राष्ट्रीय जागरण को अप्रत्यक्ष समर्थन करना। नेक्स्ट आपके लिए 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामाजिक सुधारों के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनों एवं शासक की घोषणाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों अगर बात करें क्वेश्चन की तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई। अंग्रेजी शिक्षा, समाज सुधार आंदोलनों तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से अनेक रियासतों ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से सुधारात्मक घोषणाएं एवं कानून लागू किए थे। इनका उद्देश्य समाज को आधुनिक, शिक्षित तथा प्रगतिशील बनाना था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में बाल विवाह की आयु बढ़ाने, विवाहों में अनावश्यक खर्च को नियंत्रित करने, मृत्यु भोज जैसी अपव्यय परंपराओं को सीमित करने तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रशासनिक आदेश जारी किए थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा जैसी रियासतों के समय समय पर सामाजिक सुधार संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर समाज को नई दिशा देने का प्राप्त प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए विद्यार्थियों कि ब्रिटिश शासन के दौरान लागू सती निषेध अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये आपको सन याद होने से लगभग आपको यहाँ से एमएससी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सती निषेध अधिनियम कब बनाया गया था? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शारदा अधिनियम जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 एवं प्रभाव राजस्थान की रियासतों पर भी पड़ा था। इन सुधारों को स्थानीय शासकों एवं समाज सुधारकों का समर्थन प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप महिला शिक्षा, सामाजिक समानता, जन जागरण को गति मिली थी। इन कानूनों के क्रियान्वयन में प्रारंभिक कठिनाइयां अवश्य आई थी क्योंकि समाज का एक वर्ग परंपरागत मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। फिर भी इन सुधारों ने आधुनिक राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की थी। फिर सती निषेध अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शारदा अधिनियम 1929, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा, रियासतों द्वारा सुधारात्मक घोषणा इसके अंदर शामिल मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि राजस्थान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आर्य समाज की भूमिका का विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्य समाज की अगर बात करें तो राजस्थान में आधुनिक सामाजिक चेतना के विकास में आर्य समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इस आंदोलन का उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास,
जातीय भेदभाव, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना। और राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर जैसे नगर आर्य समाज की प्रमुख गतिविधियों के केंद्र देखने को मिलता है। आर्य समाज ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना। इसने गुरुकुलों, विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर आधुनिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। महिला शिक्षा, विवाह और स्त्री सम्मान के पक्ष में जनमत तैयार किया गया। बाल विवाह, दहेज प्रथा प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों को खुलकर विरोध किया था। किसने किया था? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने। फिर आर्य समाज ने हिंदी भाषा के प्रचार, स्वदेशी भावना, राष्ट्रवाद, सामाजिक समानता को भी प्रोत्साहित किया था। इन आंदोलनों ने समाज में आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधारवादी विचारधारा को विकसित किया था। अनेक शिक्षित युवाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। राजस्थान में आधुनिक समाज के निर्माण, सामाजिक जागृति और राष्ट्रीय चेतना के विकास में आर्य समाज की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली देखने को मिलती है। इतिहासकार इसे राजस्थान के सामाजिक पुनर्जागरण का प्रमुख आधार मानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थापना 1875 में, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार, महिला शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक समानता का समर्थन और हिंदी और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था एवं साहूकार वर्ग का आर्थिक जीवन में योगदान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल से पूर्व राजस्थान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का विकास नहीं हुआ था। किसका नहीं होता? बैंकिंग संस्थाओं का विकास नहीं होता। इसलिए व्यापार एवं कृषि का संचालन मुख्यतः स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था पर आधारित माना गया था। उसके बाद में महाजन, साहूकार, सेठ, बोहरा, जैन व्यापारी इन व्यवस्था के प्रमुख आधार थे और वे किसानों, व्यापारियों तथा शासकों को ऋण उपलब्ध करवाते थे तथा व्यापारिक लेन देन में सुगम बनाते थे। विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने देखो, ये लगभग आपका चौथा पेपर है या शायद तक मेरे हिसाब से लास्ट पेपर ही है, तो देखो अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया, इतने पेपर देख लिए, अपने ईमानदार से बताइए, आपने वीडियो देखे थे, हमारे चारों वीडियो देखे थे, लेकिन क्या आपने सब्सक्राइब किया था? क्या आपने दिल से लाइक भी किया या कमेंट भी किया? क्या देखो आपका प्रयास बनता है। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए पूरे पेपर आपको सफल करवाते हैं। हो सकेगा देखो मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी आपके लिए करवाए जाएंगे, लेकिन देखो थोड़ा सा आपका भी सहयोग रहेगा, अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा, आपका अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर से बेहतर लाएंगे। इससे बेहतर मेरे हिसाब से होने वाला ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूं कि आपके लिए पूरा जो हो सके मैं आपके लिए करवा दूं, ताकि आपको और भी कहीं भी भटकना नहीं पड़े। क्योंकि बहुत विद्यार्थी होते हैं, सर मेरे को ये नहीं मिला, सर गेस पेपर कहाँ है, सर ये पर्सन देखो आ जाएंगे क्या। देखो इन फालतू चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि आप 1 घंटा क्लास लगाइए। अच्छा 1 घंटे में आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, ताकि अगर आप उसको 2 से 3 बार भी देखेंगे ना तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आपके एमए के अंदर 55 से 60% या 65% बनने वाले रुक जाए। बहुत अच्छे बनेंगे, बस आपको तो विश्वास करना है। विश्वास ये एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर बात करें कि राजस्थान में हुंडी प्रणाली सर्वाधिक विकसित थी, इसके माध्यम से व्यापारी बिना नगद धन ले सकते थे, बिना नगद धन ले जाए विभिन्न नगरों में सुरक्षित भुगतान कर सकते। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर व्यापारिक वित्त के प्रमुख केंद्र थे। मारवाड़ी व्यापारियों ने इस व्यवस्था को पूरे भारत में प्रतिष्ठित किया, यानी प्रोत्साहित दिया या आगे बढ़ाया था। और साहूकार केवल ऋणदाता नहीं होते, यानी केवल जो लोन देने वाले नहीं होते थे, बल्कि व्यापार, कर संग्रह, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सहयोग भी करते। हालांकि अत्यधिक ब्याज दरों के कारण किसानों को ऋण का बोझ भी बढ़ता था, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती थी। फिर भी स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था ने राजस्थान के व्यापारिक विकास, बाजारों के विस्तार तथा आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के विकास का आधार तैयार किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक तो हुंडी प्रणाली, एक मारवाड़ी महाजन, एक व्यापारिक वित्त का साधन, ये सब बीकानेर, जयपुर ये शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में अकालों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में अकालों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विवेचन करना है। यानी अगर बात करें कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, अल्प वर्षा यानी कम वर्षा और प्रशासनिक जलवायु यानी मरुस्थलीय जलवायु के कारण यहाँ समय समय पर भीषण अकाल पड़ते रहते थे। विशेष रूप से 1868 से लेकर 69 तक, 1899 से 1956 अकाल जिसके नाम से जानते हैं। 56 अकाल, मैं आपको छोटा वाला क्वेश्चन भी करवा लूँ कि 56 अकाल क्या होता है। देखो आपके लिए क्वेश्चन हर प्रकार से तैयार किए गए इसके अंदर, बस आप देखो पढ़ोगे अच्छा था तो रिजल्ट अच्छा आएगा। 56 अकाल और 1911 के काल अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुए थे। इन अकालों ने राज्य की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया था।
उसके बाद अकाल के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई और पशुधन की व्यापक हानि भी देखने को मिली थी। उसके बाद खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गए थे। बड़ी संख्या में लोग रोजगार एवं भोजन की तलाश में अन्य क्षेत्रों की पलायन करने लगे थे। अनेक परिवार निर्धनता और ऋणग्रस्तता का शिकार हुए। राज्य ने राहत कार्यों के अंतर्गत तालाब, सड़क, नहर, सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रारंभ किए। कुछ रियासतों ने करों में छूट, अनाज वितरण जैसी योजनाएं भी लागू की थी। फिर भी सीमित संसाधनों के कारण राहत कार्य पर्याप्त नहीं थे। इन अकालों ने राजस्थान में सिंचाई तथा जल संरक्षण तथा आधुनिक कृषि सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। सामाजिक स्तर पर सामुदायिक सहयोग और जन लोक कल्याण की भावना भी मजबूत हुई थी। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में नगरीकरण के एवं प्रमुख नगरों के विकास का संक्षिप्त अध्ययन कीजिए। साथियों, मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के नगरीकरण का विकास व्यापार, प्रशासन, किलों, धार्मिक केंद्रों, परिवहन के विस्तार के साथ हुआ था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, अलवर प्रमुख नगरों के रूप में विकसित हुए थे। इन नगरों ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयपुर का नियोजित नगर निर्माण भारतीय नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जोधपुर पश्चिमी भारत के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जबकि बीकानेर ऊंट व्यापार एवं उत्तर पश्चिमी मार्गों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अजमेर ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बन गया था। रेल मार्गों, मंडियों और उद्योगों का विकास में नगरीकरण को नई गति मिली थी। नगरों में हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार हुआ था। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित हो गई थी। फिर आपके लिए नगरीकरण के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं आधुनिक प्रशासन का विकास हुआ। साथ ही सामाजिक परिवर्तन, नई जीवन शैली और आधुनिक आर्थिक संरचना का भी विस्तार हुआ था। इस प्रकार नगरीकरण राजस्थान के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुआ और महत्वपूर्ण तथ्य आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सामंतवाद का सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचन कीजिए। तो विद्यार्थियों, मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद था। इस व्यवस्था में राजा अपने विश्वसनीय सामंतों को सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले जागीरें प्रदान करता था। सामंत स्थानीय प्रशासन, कर संग्रह, न्याय व्यवस्था तथा सेना के संगठन का कार्य करते और इस प्रकार सामंतवाद ने राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का सुदृढ़ बनाया, किंतु इसके अनेक सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सामाजिक दृष्टि से सामंतवाद के समाज को अनेक वर्गों में विभाजित किया था। शीर्ष पर, जिसके अंदर राजा या उसके पद सामंत या जागीरदार, धार्मिक वर्ग, व्यापारी, कृषक तथा श्रमिक वर्ग शामिल होते हैं। किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी, यानी किसानों की जो स्थिति की थी कैसी थी, वो कमजोर थी, क्योंकि उन्हें भूमि पर खेती करने के साथ साथ अनेक प्रकार की कर, बेकार का भार उठाना पड़ता था। सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, उच्च नीच का वर्गों के बीच दूरी बढ़ना और सामंतों के शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य एवं धार्मिक संस्थाओं का विकास अवश्य हुआ था, किंतु सामान्य जनता को इसका सीमित लाभ मिला था। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद का आधार कृषि था। जागीरदार भूमि से प्राप्त आय का बड़ा भाग स्वयं रखते थे, शेष राज्य को देते थे। किसानों ने भूमि कर, उपज का हिस्सा और अन्य इसके अंदर क्या किया था, स्थानीय कर वसूल करते थे। अनेक क्षेत्रों में बेगार प्रथा भी प्रचलित थी, जिससे कृषकों का आर्थिक शोषण बढ़ा। कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग सामंतों एवं राज्य के नियंत्रण में रहता था, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए 15 नंबर है कि राजस्थान की पंचायत व्यवस्था एवं मेलों त्योहारों का ग्रामीण समाज में योगदान स्पष्ट कीजिए। साथियों, राजस्थान की ग्रामीण समाज में पंचायत केवल न्यायिक संस्था नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख आधार थी। गांव के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा गठित पंचायत से स्थानीय प्रशासन, विवाद निपटान, कर व्यवस्था तथा सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते थे। पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सामूहिक उत्तरदायित्व एवं स्वशासन की परंपरा को विकसित किया। भूमि विवाद, सिंचाई, चरागाह, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी समस्याएं तथा सामाजिक अपराधों का समाधान पंचायत द्वारा किया जाता था। पंचायत के निर्णयों का समाज में विशेष समानता। सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे तालाब, कुएं, सड़कें, धर्मशालाएं, गोचर भूमि के संरक्षण में पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अकाल तथा प्राकृतिक संकट के समय पंचायतें राहत और सहयोग का कार्य करती थी।
राजस्थान में मेले और त्योहार ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक पहचान थे। पुष्कर मेला, रामदेवरा मेला, गोगा मेडी, केला देवी, करनी माता, तेजाजी, अन्य लोक देवताओं की जम्बेश्वर मेला है या मुकाम का मेला है या कोई भी और कोलायत का मेला है, ये सब मेले जो सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था या आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। इन मेलों में पशु व्यापार, हस्तशिल्प, लोक यानी परबसर का आपने मेला सुना होगा, हस्तशिल्प है या सॉरी वो ये जो अपने पशु मेले होते हैं, धार्मिक हस्तशिल्प हो गए या लोक कला हो गई, ग्रामीण बाजारों का विकास भी इसके अंदर होता था। साथ साथ में आपको जिसके अंदर गणगौर हो गया, तीज है, जैसे मान लो आजकल में आने वाली तीज है ये हो गई, गणगौर गौर आती है चैत्र के महीने में, होली फागन के महीने में आती है, दीपावली हो गई जो कार्तिक मास में आती है, मकर संक्रांति होगी जनवरी महीने में। समाज में भाईचारा, सहयोग और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। लोक नृत्य, लोकगीत, लोक परंपराओं के संरक्षण में इनका संरक्षण महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार पंचायतों ने जहां प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, वहीं मेले और त्योहारों ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक गतिविधियों तथा सामाजिक समरसता को नई ऊर्जा प्रदान की थी। साथ में देखो आपको यह भी बताना चाहिए कि ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसके अंदर अनेक प्रकार के मेले उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं विद्यार्थियों। फिर इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो एक तो पंचायत ग्रामीण शासन की प्रमुख संस्था, भूमि और सामाजिक विवादों का समाधान, पुष्कर, रामदेवरा, गोगा मेडी प्रमुख मेले, मेलों से व्यापार एवं लोक संस्कृति का विकास, त्योहारों में सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक संरक्षण देखने को मिलता है। अब जैसे आपके लिए रहने वाला है दीर्घ उत्तरार्ध पहला क्वेश्चन बड़ा वाला, राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए अभिलेख, प्रशस्तियां, साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, लोक साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों की उपयोगिता और सीमाओं का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। ये पूरा इसके अंदर आ गया। आप अगर इसको पढ़ेंगे ध्यान से नोट्स रूप में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। इस इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ये स्रोत न केवल सामाजिक तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान कराते हैं, बल्कि सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं, व्यापार, कृषि, उद्योग एवं जनजीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हैं। इतिहास लेखन में किसी एक स्रोत पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा था, इसलिए अभिलेख, प्रशस्तियां, साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, लोक साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन में अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। ये पत्थरों, स्तंभों, मंदिरों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों में उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेखों से तत्कालीन राजवंशों की वंशावलियां, प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि अनुदान, कर प्रणाली, सामाजिक संरचना या धार्मिक गतिविधियां आर्थिक इसके अंदर शामिल देखने को मिलती है, इससे पता चलता है। साथ में राजस्थान के बिजोली अभिलेख, चित्तौड़ के अभिलेख, कुंभलगढ़ अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, विभिन्न ताम्रपत्र इतिहास लेखन के प्रमुख आधार माने गए। अभिलेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि समकालीन होते हैं, इसलिए ऐतिहासिक विश्वसनीयता अधिक होती है, किंतु ये सीमा है, इसकी भी क्या होती है, सीमा होती है। अधिकांश अभिलेख किसी विशेष घटना अथवा शासक तक सीमित होते हैं, इसमें सामान्य जनता के लिए जीवन का विस्तृत विवरण नहीं होता। क्या होता है इसके अंदर, यानी कोई राजा है ना, विशेष रूप से उस राजा के बारे में लिखा हुआ है। जैसे मान लो अपने अगर बीकानेर के इतिहास की बात करें, या मान लो कि अपने दलपति है या दलपति नाल है या अनेक प्रकार के जो शासक होते हैं, ठीक है, उसके बारे में कल्याण सिंह है या मान लो कोई एक प्रकार का राजा होता है, उसके एक राज्य के बारे में होगा, या तो उस समस्यावली के बारे में होगा, या उस पूरे जिले के बारे में होगा। इस प्रकार से उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। साथ में प्रशस्तियाँ क्या होती है, प्रशस्तियाँ भी राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, जिसके अंदर प्रशस्तियाँ प्राय शासकों की वीरता, उपलब्धियां, दानशीलता या धार्मिक कार्यों का विवरण करने के लिए उद्देश्य से लिखी जाती है। राजस्थान की राज प्रशस्ति, राजसमंद, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और साथ में रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें तत्कालीन शासकों के निर्माण कार्यों, धार्मिक संरक्षण, युद्धों और सांस्कृतिक सबसे बड़ी संस्कृत प्रशस्तियों में गिनी जाती है। यद्यपि प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें शासकों की अत्यधिक प्रशंसा एवं अतिशोक्ति होने के कारण इसका समालोचना अध्ययन आवश्यक माना जाता है। फिर आते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसके अंदर राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में अत्यंत उपयोगी होते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, फारसी, हिंदी साहित्य में तत्कालीन समाज, धर्म, शिक्षा, संस्कृति या आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन होता है। इसके अंदर जैन ग्रंथ हो गया, सारस्वत साहित्य, राष्ट्र साहित्य हो गया, वंशावली, ख्यात, सारण साहित्य, भक्ति साहित्य, ये सब शामिल होते हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं मूणोत नैणसी ज्ञात, मारवाड़ा, परगना, विगत राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। साहित्य ग्रंथों में रीति रिवाज, लोक जीवन, उत्सव, कृषि, व्यापार, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, फिर विदेशी यात्री भी आते हैं, इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे अलबरूनी आया, इब्न बतूना आया, फारस वर्नियर आया,
ट्रेवनियर या अन्य विदेशी यात्रियों के तत्कालीन व्यापार, नगरों, कृषि, कर व्यवस्था आदि के बारे में अनेक प्रकार की भाषाएं दी, उनके बारे में तत्कालीन जानकारी दी। जिसके अंदर बात करें लोक साहित्य, लोक साहित्य में क्या होता है, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का विस्तृत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंदर लोकगीत हो गए, लोक गाथाएं होगी, ख्यातें होगी, लोक कथाएं होगी, वंशावलियां, वीर कथाएं, राजस्थान के सामाजिक जीवन का जीवंत बाबू जी, देजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, अन्य लोक संबंधी गाथाएं हो जाए या लोक कथाएं हो जाए या बावलियाँ या बावले गीत हो गए, उनके सबके जो कोई भी मान लो अब रचना की बात करें, ये सब किस में आते हैं, लोक साहित्य में आते हैं। जिसके अंदर महिलाओं की स्थिति, लोक साहित्य में ग्रामीण जीवन हो गया या लोक साहित्य में मौखिक परंपरा की स्थिति, ये सब शामिल होते हैं। फिर पुरातात्विक स्रोत में कौन आते हैं, इसके अंदर राजस्थान के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। इसके अंदर दुर्ग, महल, मंदिर, बावड़ियां, मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख ये सब शामिल होते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ किला हो गया, गुम्बलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, आबानेरी, ओसिया, किराड़ू, राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्थिक समृद्धि, सिक्कों के व्यापार, ये सब अतः शामिल होता है विद्यार्थियों। इसके अंदर ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अतः राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक इतिहास का सम्यक और वस्तुनिष्ठ निर्माण भी संभव है जब अभिलेखों, प्रशस्तियों, साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, लोक साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों का सम्मिलित समालोचना अध्ययन किया जा सके। दूसरा प्रश्न है कि मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। जाति व्यवस्था, परिवार संगठन, संस्कार, विवाह प्रथा, शिक्षा, दास प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जोहर जैसी सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप, कारण एवं प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान की ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामंती संरचना का विस्तृत विवरण कीजिए। सामंतवाद का ग्रामीण जीवन, भूमि अनुदान, बेगार, सामाजिक विभाजन और पंचायत व्यवस्था पर बड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये इस प्रकार से देखो, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पॉइंट्स वाइज आपको अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर पॉइंट दे के ग्रामीण जीवन पर सामंतवाद का प्रभाव, भूमि अनुदान व्यवस्था, इसके साथ साथ में आपको पॉइंट्स याद कर लेने। प्रमुख प्रकार क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि देवदाय भूमि होती है, ब्रह्मदेव भूमि होती है, जागीर भूमि होती है, इनाम भूमि होती है, बेगार प्रथा क्या होती है, यानी बेगार सामंती व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, शोषणकारी पक्ष होता है, जिसमें किसानों, निम्न वर्गों से बिना पारिश्रमिक के श्रम करवाया जाता है। उसमें सड़क, दुर्ग, महल, तालाब, अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर सामाजिक विभाजन भी आपको पता था मैंने, जिसके अंदर राजा, सामंत, जागीरदार ये सब शामिल होते हैं। इसके अंदर ब्राह्मण और धार्मिक वर्ग अलग होता है, व्यापारी और महाजन अलग होता है, कृषक वर्ग हो गया, कारीगर और सेवा वर्ग हो गया, ये सब वर्ग होते हैं। ठीक है, आप वर्गों का नाम भी याद अच्छे से कर लेना। फिर पंचायत व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था। पंचायत में क्या होता है, अकाल कार्य या प्राकृतिक आपदा जैसे वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्राचीन काल में वो सुरक्षा में, कर व्यवस्था में पंचायतों में विवाद होते हैं या पारिवारिक विवाद होते हैं, सबके क्या होते हैं, निपटारे करवाते थे। उसके साथ में सामान्य व्यवस्था का मूल्यांकन भी करते हैं, जैसे प्रशासनिक स्थिरता, सुरक्षा की व्यवस्था, स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना, तालाब, कुएं निर्माण, ये सब हमने आपको अच्छे से बता दिए। चौथा प्रश्न आपके लिए है कि मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक भेदभाव एवं अस्पृश्यता की समस्या और समाज अध्ययन कीजिए। साथ में मेलों, त्योहारों एवं पंचायतों की सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक विकास में भूमिका का विवेचन कीजिए। इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग देखो इस टाइप से थ्योरी बता रखी है, जैसे सामाजिक भेदभाव का स्वरूप कैसा था, या इसके अंदर और पॉइंट आता है अस्पृश्यता की समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है कि अस्पृश्यता छुआछूत होती है मध्यकालीन राजस्थान की सबसे गंभीर सामाजिक समस्या में सकती, जिसके अंदर निम्न जातियों को मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग, शिक्षा, सामाजिक आयोजनों में समान अधिकार प्राप्त है, या साथ में गांव के बाहर बस्तियों में रहने के लिए विवश करते, या साथ में श्रम करवाते या कार्य करवाते, सफाई करवाते। सामाजिक भेदभाव के प्रमुख कारण क्या थे, एक तो कठोर जाति व्यवस्था एवं पूर्ण व्यवस्था, सामाजिक संरचना, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं कर्म सिद्धांत की संकीर्ण व्यवस्था व्याख्या, शिक्षा का सीमित प्रसार, आर्थिक असमानता और भूमि पर उच्च वर्गों का अधिकार होना, या सामाजिक परंपराओं एवं रूढ़ियों का प्रभाव होना। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर मेलों की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका मैंने आपको अलग क्वेश्चन बता दिया, जैसे कौन कौन से होते हैं। मेलों की भूमिका होगी, त्योहारों की भूमिका होगी, पंचायतों की भूमिका मैंने आपको बता दी कि सरपंच होता है या जो पंचायत होती है उस टाइम से क्या करती है, ये सब ये आयोजन करवाती थी। नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट अलग पॉइंट ये पढ़ लेना। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो मेले और त्योहारों ने लोक संस्कृति का संरक्षण किया है। त्योहारों ने, पंचायतों ने ग्रामीण स्वशासन एवं सामाजिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया, सामुदायिक सहयोग एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, लोक कला, लोक संगीत एवं हस्तशिल्प का विकास हुआ। नेगेटिव क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं कि जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता समाज पर गहरा कलंक है। निम्न वर्गों को सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। पंचायतों में उच्च वर्गों का वर्चस्व रहा और सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका था। 5 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सूफी, विष्णु जाम्बोजी, दादू पंथ, राम सनई, जसनाती और नाथ संप्रदायों के सामाजिक एवं धार्मिक योगदानों का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए।
बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे सूफी संप्रदाय को अगर योगदान की बात करें, सूफी संतों ने प्रेम, भाईचारा, ईश्वर की एकता, मानव सेवा का संदेश दिया। अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी दरगाह प्रमुख केंद्र है। सूफी संतों ने जाति धर्म संप्रदाय से उठकर मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया था। मुख्य योगदान धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय, प्रेम और मानव सेवा का संदेश देना, सामाजिक सद्भाव की स्थापना करना। अगर बात करें बिश्नोई समाज की तो ये अपने अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से लघुतरात्मक वचन पढ़ लिया है। खेजड़ी बलिदान पढ़ लिया, अमृता देवी का योगदान पढ़ लिया। दादू पंथ का नहीं पढ़ा, दादू पंथ का योगदान देखे तो दादू दयाल ने जाति पाति मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर संकीर्णता का विरोध किया। उन्होंने निर्गुण ईश्वर भक्ति की एकता और मानव सभ्यता पर बल दिया था। दादू पंथ ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक जीवन, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया और उसके अनुयायियों ने शिक्षा, साहित्य एवं लोक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रमुख योगदान देखते जाति प्रथा का विरोध करना, निर्गुण भक्ति का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता। रामचरण संप्रदाय भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके अंदर स्वामी रामचरण जी है, राम नाम की भक्ति है, सरल जीवन है, सत्य अहिंसा नैतिक आचरण पर बल मिलता है। बाह्य आडंबर है जो कर्म कांड उसका विरोध करते हुए संप्रदाय ने आंतरिक भक्ति को सर्वोच्च माना है और शाहपुर का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके बाद में योगदान भी आपको देख लिया। फिर आता है जसनादि। दशनाथी संप्रदाय अलग क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से लिख देना है। दशनाथी संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथी ने की थी और इस संप्रदाय में योग, संयम, जीव दया, लौकिकता और लोक कल्याण पर बल दिया गया था। बीकानेर और नागौर क्षेत्र में इसका क्षेत्र प्रभाव है। आपको पता होगा कतरेसर गांव है जहाँ पर क्या होते हैं दशनाथी संप्रदाय के लोग हैं या मान लो वहाँ पर प्रमुख पीठ है। यहाँ पर उनके नियम भी बताए गए, 36 नियम होते हैं। उनके साथ में जो अग्नि नृत्य करते हैं वो अग्नि नृत्य होता है, वो क्या करते हैं फायर रणघोष के साथ में क्या करते हैं अग्नि नृत्य करते हैं। कौन? दशनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं। फिर योग एवं संयम होता है, जीव दया होगी, सामाजिक सुधार हो गया, लोक संस्कृति का संरक्षण हो गया। फिर नाथ संप्रदाय का अगर योगदान की बात करें तो नाथ संप्रदाय का संबंध गुरु गोरखनाथ के परंपरा से लिया जाता है। इस संप्रदाय में योग, तप, आत्मसंयम, आध्यात्मिक साधन को महत्व मिलता। नाथ योगियों ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और लोक भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों का प्रसार किया था। राजस्थान में अनेक नाथ मठ धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मंदिर अनुदानों की परंपरा, पश्चिमी संस्कृति, शिक्षा के प्रसार और ईसाई मिशनरियों के सामाजिक और शैक्षिक योगदान का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से पढ़ देना। मंदिर अनुदान की परंपरा है, दान लेना, दान देना, मंदिर अनुदान में सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र होते हैं। अनेक मंदिरों में संस्कृत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष एवं सुदर्शन की शिक्षा दी जाती है। मंदिरों द्वारा अर्थक्षेत्र, धर्मशालाएं या जलाशय, गौशालाएं, यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था होती है। मंदिर स्थानीय अर्थशास्त्रों, अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। आसपास बाजार विकसित होते हैं। शिल्पकारों, मूर्तिकारों, कलाकारों का रोजगार बढ़ता। मंदिरों ने लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर इसके अंदर आता है पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से राजस्थान में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, पाश्चात्य विचारधारा, यानी जो प्राचीन जो अंग्रेज होते हैं वो पाश्चात्य विचारधारा का प्रवेश हुआ। अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विद्यालय प्रणाली और विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने समाज सुधार, महिला शिक्षा, राष्ट्रवाद और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का नेतृत्व किया था। फिर पश्चिमी शिक्षा के प्रमुख प्रभाव कौन से? तो एक तो आधुनिक विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना हो गई, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विषयों का प्रसार हो गया, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ था, आधुनिक प्रशासन और न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिला, राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक एकता का विकास भी इसके अंदर शामिल होता है। ईसाई मिशनरियों मैंने आपको बता दिया अलग से। फिर ईसाई मिशनरी और सामाजिक योगदान की बात करें तो मिशनरियों ने चिकित्सा, औषधालय, अनाथालय, सेवा संस्थाओं की स्थापना की थी। उन्होंने रोगियों की चिकित्सा, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, गरीबों की सहायता का कार्य किया था। महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। फिर इसका आलोचनात्मक आदम अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो आपके लिए प्रश्न है ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है कि राजस्थान में आर्य समाज, भील सुधार आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि और इसका अध्ययन करना है, उसके उद्देश्य बताना है, कार्य बताना है, उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो आपको पता होगा जाति भेद, अस्पृश्यता, छुआछूत, शिक्षा, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। आर्य समाज की आप बात कर लेते थोड़ा सा। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। इसका मूल उद्देश्य वेदों की ओर लौटा था, बैक टू दी वेदास। इसका संदेश समाज को अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करना था। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा आर्य समाज के प्रमुख गतिविधियों केंद्र बने थे। ये आपको नई बात पता होना चाहिए। आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे?
एक तो वैदिक धर्म का प्रसार प्रसार करना, ठीक है, जाति पाति छुआछूत का विरोध करना, बाल विवाह देश प्रथा का उन्मूलन करना, विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, हिंदी भाषा और स्वदेशी विचारों का प्रसार करना, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध करना। आर्य समाज के प्रमुख कार्य भी आपको पता होना चाहिए, जैसे महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इसके अंदर सुधार किए गए थे। फिर आर्य समाज की उपलब्धि क्या थी, तो सामाजिक कुरीतियां विरुद्ध जन जागरण हुए, महिला शिक्षा, स्त्री अधिकारों को प्रोत्साहन मिला, विधवा विवाह, सामाजिक समानता का समर्थन मिला, हिंदी भाषा, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, आधुनिक शिक्षा में रोजगार में प्राप्त हुआ था। फिर आता है भील सुधार आंदोलन का परिचय, यानी राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समुदाय लंबे समय तक पिछड़ रहा था। अशिक्षा, गरीबी, नशाखोरी, शोषण, बेकार, सामाजिक उपेक्षा के कारण इनके जीवन स्तर में गिरावट आई थी। ऐसी परिस्थितियों में भील समाज में सुधार एवं जागृति के लिए विभिन्न सुधार आंदोलन का प्रारंभ होता। इन सुधारों ने आंदोलनों में गोविंद गुरु और बाद में मोतीलाल तेजाब जैसे समाज सुधारकों का योगदान उल्लेखनीय रहा था। गोविंद गुरु ने संघ सभा 1903 में स्थापना कर भीलों में संगठित एवं सामाजिक चेतना का विकास किया था। फिर भील सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, तो जनजातीय समाज में शिक्षा का प्रसार करना, नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना और उसके बाद में बेकार एवं शोषण का विरोध करना, सामाजिक एकता और आत्मसम्मान की भावना का विकास करना, आर्थिक और सामाजिक सुधार करना, धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रोत्साहन मिलना। भील सुधार प्रमुख कार्य क्या हो गए, तो गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित कर शराब, मांसाहार, चोरी, अंधविश्वास जैसी बुराइयों का त्याग करने का आह्वान किया, जिसमें स्वच्छता, नैतिक जीवन और शिक्षा। अगला आता है मानगढ़ पहाड़ी, बहुत अच्छा पॉइंट है। मानगढ़ पहाड़ी 1913 उसका आंदोलन भील जागरण का प्रमुख माध्यम रहा था। यद्यपि इस आंदोलन का दमन किया गया, फिर भी इसने भील समाज में आत्मसम्मान, अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। आगे चलकर मोतीलाल तेजाब ने भीलों को बेकार, अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए सामंती शोषण के विरुद्ध संगठित किया था। फिर इसकी उपलब्धि में देखने को मिलती है, जैसे भील समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, शिक्षा और संगठन की भावना को प्रोत्साहन मिला, नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों में कमी आई, बेकार और शोषण के विरुद्ध जन जागरण हुए थे, जनजातीय अधिकारों के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है और आत्मसम्मान और स्वाभिमान का विकास हुआ था। एक प्रश्न है, वाटरलूकृत राजपूताना हितकारिणी सभा, जाति सुधार सभाओं और सामाजिक सुधार संबंधी कानूनों और घोषणाओं का राजस्थान के आधुनिकरण में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, बाकी इसके अंदर बताने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। बात आके आप पीडीएफ लगभग आपने ले रखी है, उसकी आप अच्छे से पॉइंट पढ़ लेना विद्यार्थियों। अगला 9वां क्वेश्चन है कि 7वीं से 1950 तक के राजस्थान की आर्थिक संरचना का विस्तृत विवरण करते हुए कृषि, गैर कृषि उत्पादन, कारीगर वर्ग, व्यापार, व्यापारिक मार्ग, बाजार व्यवस्था तथा स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली की समालोचना में अध्ययन कीजिए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जितना हो सका इस एक महामैराथन क्लास के अंदर बता दिया। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, जितने विद्यार्थी क्लास को देखते हैं तो आपका थोड़ा सा प्यार बना रहने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर विद्यार्थी की क्लास पहुंच सके। साथ में जितने कॉलेज के ग्रुप है आपके साथी, आप उनको शेयर कीजिए, ताकि जो एग्जाम होता है उससे पहले आप अगर इसको 1 से 2 बार भी देख लेंगे तो आपके पेपर बहुत ही अच्छा होगा। साथ में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कोई भी सवाल है या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ताकि और भी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं और भी ज़्यादा देखने को मिल सके विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है पेपर से कुछ दिन 1 से 2 दिन पहले देख रहे हो, या पेपर के दिन देख रहे हो, या पेपर से 1 घंटा पहले देख रहे हो, वो भी बताए कि सर हाँ मैं अभी पेपर में देख रहा हूँ। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना। बाकी आपके लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।